और अखिलेश यादव की पार्टी जो है टूटने के कगार पे नहीं है, पूरी तरह टूट चुकी है। टूटने के कगार पे नहीं है, पूरी तरह टूट चुकी है। जब ब्राह्मण का एक बुत कार्यकर्ता जिस प्रकार से निर्मम हत्या हुई कन्नौज में, आप उसको भूल जाते। जब पत्रकार आपसे कोई क्वेश्चन पूछता तो कहते वो मिश्रा, तो कहीं ना कहीं वो ब्राह्मण आपको देख रहा है। देखिए, ब्राह्मण समुदाय जब भी कथा वार्ता भी करता है कहीं घर जा करके, तो वो धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना, विश्व कल्याण की कामना करता है। वो ये नहीं कहता कि ब्राह्मणों का कल्याण हो। माननीय अखिलेश जी ने लोग जो है आपके ब्राह्मणों का जो सम्मेलन किया है, अब इस सम्मेलन के बाद तमाम लोग सम्मेलन करेंगे। हमारा जहाँ तक अंदाज है कि ब्राह्मण जिसके साथ जागे, कम से कम वो जागता रहे, और देश का विकास अखिलेश जी के ही साथ संभव है और किसी के साथ। तो ये क्या है, बीच में बिचौलिया है क्या? ये राजभर बिचौलिया है? अरे इसका अपना कोई वजूद है? ना कोई सांसद, ना कोई विधायक। देख रहे हैं राजभर जैसा आदमी जिसकी कोई हैसियत नहीं है, वो अखिलेश यादव जी के और जिन लोगों के नाम वो ले रहा है, मिले हैं, वो पार्टी से किस हद तक जुड़े हुए हैं यही नहीं मालूम राजभर को। और जो मुंह में आ रहा बन रहा, अब ये नहीं समझ में आ रहा कि इसको ये सब करने का कितना पैसा मिल जाता है। ओपी राजभर आरोप लगा रहे हैं, जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल में आप देख रहे होंगे टीएमसी टूट रही है, उधर उद्धव ठाकरे की पार्टी टूट रही है, तो वो आरोप लगा रहे हैं समाजवादी पार्टी टूटने के कगार पे। उनके कुछ विधायक और सांसद गृह मंत्री अमित शाह से मिलकर आए हैं। देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी एक अच्छे नेता हैं। बात विवाद में रहते हैं, ये अलग चीज है, लेकिन जहूराबाद विधानसभा से वो विधायक हैं। मैं उसी विधानसभा के नज़दीक, मेरा भी विधानसभा है, तो मैं जानता हूं। और रही बात ओम प्रकाश राजभर जी अपनी राजनीतिक बड़बोलों से जो बोलते हैं, उससे चर्चा में रहते हैं हमेशा। तो ऐसा मतलब ये नहीं कि ओम प्रकाश राजभर अच्छे नेता नहीं। ओम प्रकाश राजभर जी ने अच्छा बयान दिया है कि समाजवादी पार्टी जो है टूटने के कगार पर है, और ये सच्चाई है। समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं, यादव विधायक, दूसरा छोड़ दीजिए, वो भाजपा के कांटेक्ट में है, ओपी राजभर जी के कांटेक्ट में है। अच्छा, और वहीं से वो टूट रहे हैं। और कहीं ना कहीं कयास लगाया जाए कि जिस प्रकार से ममता बनर्जी की पार्टी टूट गई और उद्धव ठाकरे की 9 सांसद में से 4 सांसद एनडीए में शामिल होने जा रहे हैं, उसी प्रकार अखिलेश के भी सांसद विधायक एनडीए से जुड़ेंगे। बिल्कुल, अखिलेश जी के, मैं तो कह दी, अखिलेश जी के विधायक सांसद जो भी हैं वो भाजपा के कांटेक्ट में हैं। उनको भी अब लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सबसे बेहतरीन पार्टी है, तो कहीं ना कहीं वो रास्ता अपना ढूंढ लिए हैं और जाके भाजपा में शामिल होने वाले हैं। और अखिलेश यादव की पार्टी जो है टूटने के कगार पे नहीं है, पूरी तरह टूट चुकी है। टूटने के कगार पे नहीं है, पूरी तरह टूट चुकी है। और 2027 में हर तरह से अखिलेश यादव की पार्टी का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। ओपी राजभर एक बयान दे रहे हैं, जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल में ममता की पार्टी टूट गई और उद्धव ठाकरे के कुछ सांसद टूट गए, एनडीए में चले गए, उसी प्रकार से समाजवादी पार्टी के सांसद और विधायक एनडीए में शामिल होने जा रहे हैं। निश्चित रूप से आप एक पार्टी का भूल जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के भी जितने भी राज्यसभा सांसद थे टूट के बीजेपी में आए। निश्चित रूप से जो बीजेपी है, वर्चस्व जिस प्रकार से फैल रही है, करीब 12 साल का शासन हो चुका है मोदी जी का, और 10 साल इनका योगी जी का होने वाला है। और जिस प्रकार से लोगों का प्रेम और नेतृत्वकर्ता का, जिस प्रकार से गरीब शोषित वंचित का उद्धार करना है, उसको लेकर सरकार तमाम योजनाएं लेके आ रही है। सरकार को दर बदर हर साल वोट परसेंटेज बढ़ रहा है। हर जगह जहां प्रदेश में बीजेपी सरकार नहीं है, लोग बीजेपी सरकार ला रहे हैं। आयुष्मान कार्ड से लेकर और तमाम ऐसी छोटी मुद्रा जो है, प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना तक, ये कहीं ना कहीं गरीब वंचित शोषित को लिए बहुत बड़ा वो है, उपकार बन रही है सरकार। इसीलिए सरकार दोबारा रिपीट हो रही। और यहाँ उत्तर प्रदेश की बात किया जाए, जिस लोग कहते थे कि एक बार जो सत्ता में आ जाता दोबारा नहीं आता, यहाँ जात पात की राजनीति होती है। मगर योगी आदित्यनाथ की सरकार 37 साल के बाद रिपीटेड सरकार है, दोबारा चुन के आई है सरकार, और ये तीसरा बार भी चुन के आने वाली है। निश्चित प्रकार से जिस प्रकार से पूर्वांचल से लेकर उत्तराखंड तक ले, बुंदेलखंड तक ले या पश्चिमांचल तक ले, जिस प्रकार से एक विकास, चाहे गोरखपुर में सेम विकास है आपका, वही बुंदेलखंड में, वही आपका बुलंदशहर में है।
तो निश्चित रूप से जिस प्रकार से एयरपोर्ट हो, रोड हो, एक्सप्रेसवे हो, मेडिकल कॉलेज हो, आपका तमाम ऐसी योजनाएं जो हर प्रदेश के लिए कोई बाटा नहीं है जिला के लिए कि नहीं हमारे जिला में मुख्यमंत्री है तो वहाँ के लिए लाइट आएगी। आप गाजीपुर से गाजियाबाद तक ले देखेंगे तमाम लाइटें बराबर आ रही। तो कहीं ना कहीं आम आदमी देखता है कि हमारे लिए सरकार क्या कर रही है। आप किसी को मूर्ख बना के 5 साल तक ले रह सकते हैं, मगर आपको जब निरंतर आप मुख्यमंत्री बनेंगे, आप विधायक बनेंगे, तो आपके लिए जनता के लिए लगातार काम करना पड़ेगा। ये बीजेपी की सरकार जो है, बूथ का कार्यकर्ता हो, विधायक हो, सांसद हो या कोई भी पद का हो, निश्चित रूप से आज की डेट में जनता दरबार लगाता, तमाम जनता की बातें सुनता, तो कहीं ना कहीं जनता उनको सपोर्ट करती है। और जिस प्रकार से 2027 विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, उसी प्रकार से ब्राह्मणों के वोट बैंक को साधने का हर पार्टी प्रयास कर रही है। आज समाजवादी पार्टी पीसी रखी थी ब्राह्मणों को लेकर, और वहीं भाजपा और बसपा भी ब्राह्मण वोटों को साधने में लगी हुई है। देखिए, जब ब्राह्मण का जब सत्ता में आप आते तो ब्राह्मण के लिए स्कॉलरशिप की आप बात नहीं करते। जब ब्राह्मण का एक बुत कार्यकर्ता जिस प्रकार से निर्मम हत्या हुई कन्नौज में, आप उसको भूल जाते। जब पत्रकार आपसे कोई क्वेश्चन पूछता तो कहते वो मिश्रा, तो कहीं ना कहीं वो ब्राह्मण आपको देख रहा है। ब्राह्मण बड़ा बुद्धिजीवी वर्ग है। आप जितना देख रहे हैं कि आपके पास जितना है उससे ज्यादा बीजेपी का है। बीजेपी आपको जिला अध्यक्ष दे रही, सबसे ज्यादा आपको मंत्री बना रही, सबसे ज्यादा ब्राह्मणों को टिकट दे रही। तो कहीं ना कहीं ब्राह्मण का जो पहले से ही झुकाव रहा वो बीजेपी के साथ रहा, क्योंकि ब्राह्मण हमेशा देश को लेकर चलता है, अपना मान सम्मान लेकर चलता है। तो कहीं ना कहीं वो मान सम्मान कहीं ना कहीं बीजेपी दिलाती है। आपका एक जो सोची समझी वो रहती, आप ब्राह्मणों को उस सम्मान नहीं दे पाते। आप मंदिर बनाने के नाम पे पीछे आ जाएंगे। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जब ब्राह्मण चाहेंगे कि उसको आगे आप लेकर आए, उस पर पीछे आएंगे। आप कहेंगे ब्राह्मणों के जो कहेंगे वो करेंगे। आप ही के पार्टी के एक प्रवक्ता हैं जो ब्राह्मणों को कहते हैं कि वैश्या से भी नीच बिरादरी है। आप ही के एक प्रवक्ता हैं यदुनंदन लाल, जो क्या कहते हैं वो देखें। आप ही के पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो जिला अध्यक्ष महिला को पीटते हैं। तो कहीं ना कहीं लोग देख रहे हैं, ये गलत बात है। और यही वजह से सत्ता में अखिलेश भैया का नेतृत्व अच्छा है, मगर उनको कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार से हंगामा और हर जमीन और कब्जा करने की नीति है, वो गलत बात है। और जिस प्रकार से ब्राह्मण वोटों को साधने का प्रयास सभी पार्टियां कर रही हैं, आने वाले चुनाव में ब्राह्मण किस तरफ जाएगा? ब्राह्मण पहले से भी बीजेपी रहा है, आने वाले समय में भी बीजेपी रहा है, और बीजेपी मान सम्मान हमेशा ब्राह्मणों को दी है। आप देखेंगे ब्रजेश पाठक जी उप मुख्यमंत्री हैं, मनोज पांडे जी इसी में मुख्यमंत्री, तमाम ब्राह्मण बीजेपी के साथ हैं, क्योंकि वो अपना नेतृत्व देखते, देश हित के लिए काम देखते। और ब्राह्मणों ने कभी अपना वो नहीं मांगा है कि अपना हक का नहीं मांगा है। ब्राह्मण हमेशा देश के लिए और समाज के लिए कहीं ना कहीं भिक्षा दान तमाम चीजें दी हैं, शिक्षा दी है। तो कहीं ना कहीं ये ब्राह्मण देख रहा है आज की डेट में। विधानसभा चुनाव जिस तरह से नजदीक आ रहा है, उस तरह से सभी पार्टियां अपना अपना प्रयास कर रही हैं। वहीं आज अखिलेश यादव ने ब्राह्मणों का सम्मेलन बुलाया था, उन्होंने ब्राह्मण वोट साधने का प्रयास किया, और बीजेपी भी कहीं ना कहीं ब्राह्मण वोट साधने का प्रयास कर रही है। देखिए, उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है, वो उत्तर प्रदेश की राजनीति ब्राह्मणों के इर्द गिर्द ही घूमती है, समझ। और जब ब्राह्मण जिस पार्टी को सपोर्ट किया है, उसी की सरकार आप यहाँ पे बनी हुई है। आप देख लीजिए 2007 में बहन जी के साथ ब्राह्मण समुदाय चला गया और वहाँ बहन जी की सरकार पूर्ण बहुमत की बन गई। 2012 में अखिलेश जी के साथ ब्राह्मण समाज पहुँच गया और तो तो अखिलेश जी की सरकार बन गई। 2012 के बाद 2012 में इनके कुछ ऐसे कृत्य रहे अखिलेश यादव के, जिससे कि ब्राह्मण समुदाय उनसे खिन्न होकर के भारतीय जनता पार्टी में चला गया और वहाँ पे उसने वोट किया भर के, और 2 बार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। और ये देखिए, ब्राह्मण समाज को सम्मान तो नेताजी देते थे, नेताजी जब थे, लेकिन जब से अखिलेश यादव का राज हुआ, जो व्यक्ति अपने पिता को सम्मान न दे सका हो, जो पिता को बेइज्जत किया हो ऑफिस में, उन्होंने कहा था कि मेरे को दिल्ली राष्ट्रीय अध्यक्ष पद मत हमसे छुड़ाओ और लो, लेकिन उनको बेइज्जत शिवपाल और नारद राय, ये 3-4 लोग थे, लेकिन वो वहाँ से इनको झिझक करके तो वो ब्राह्मणों का क्या सम्मान करेंगे। ब्राह्मणों का तो इन्होंने हमेशा अपमान किया। जब इनकी सरकार रही तो कन्नौज में ब्राह्मण को एक हत्या हुई, उसको मरवाए, और उसके बाद अभी आपने देखा होगा
कथावाचक के रूप में उन्होंने। तो ब्राह्मण समुदाय, ब्राह्मण समाज एक बुद्धिजीवी वर्ग है। वो देश की दिशा और दशा को बदलने में क्षमता रखता है, और जो देश का ढंग से संचालन कर सके, प्रदेश की कानून व्यवस्था और किसानों की, नौजवानों के हक की बात कर सकता है, उसी के साथ ब्राह्मण समुदाय वो कभी अपने लाभ के लिए नहीं कहीं रहा है और ना आज तक रहा। और आप देखिए, ब्राह्मण समुदाय जब भी कथा वार्ता भी करता है कहीं घर जा करके, तो वो धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना, विश्व कल्याण की कामना करता है। वो ये नहीं कहता कि ब्राह्मणों का कल्याण हो, समझिए। तो ये हमेशा रहा, लेकिन ये हमेशा हाशिए पे हर पार्टियों ने इस समाज को रखा। लेकिन अब कुछ चेतना जागी है, अब ये समाज भी अपने आप में कुछ सोचेगा, क्योंकि हम लोग तो इसको काट ले गए, हम लोगों की पीढ़ी तो काट, लेकिन आने वाले बच्चों के भविष्य के विषय में थोड़ा सोचना पड़ेगा। अब उस हिसाब से निर्णय लेगा, लेकिन अभी फिलहाल कोई वैकल्पिक व्यवस्था 2027 में नजर नहीं आ रही है। इसलिए ब्राह्मण समुदाय का कुछ तो फर्क पड़ेगा, लेकिन 80% जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहेगा। वो विकल्प नहीं है, अभी कोई विकल्प तैयार होगा तो अब अभी तो 6-7-8 महीने हो सकता कोई विकल्प तैयार हो जाए, क्योंकि हम तो 36 साल से भारतीय जनता पार्टी की सेवा कर रहे हैं। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचारों से प्रभावित होकर के हम जब इंटर में थे 89 में, तो तब से हम भारतीय जनता पार्टी में। हमारे सामने यहाँ अटल जी हारे भी हैं, जनता दल के से मानधाता सिंह यहाँ जीते थे, अटल जी यहाँ से चुनाव सांसद का हारे हैं 89 में। हम उसमें भी प्रचार पूड़ी पे किया, तब तो 89 में पूड़ी और 10 रुपया मिल जाते थे, बहुत था हम लोगों के लिए। पढ़ते थे इंडस्ट्रियल इंटर कॉलेज में, तो वहाँ के क्षेत्रीय जो मोहल्ले के नेता थे वो बुला लाते थे, तो रिक्शे से तब होता भी एक गाड़ी घोड़ा नहीं थी, तो हम लोग रिक्शे में वो बड़ा वाला भोपू लगा के हेलो हेलो, तो हम लोगों ने तो वो भी दिन देखा। और राम मंदिर में भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, 3 बार हमारी गिरफ्तारी हुई। तो मैं तो एक प्रकार का समझ लो कि भारतीय जनता पार्टी का बिका हुआ समझो नहीं उसकी उससे। तो इसलिए चूंकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी का कहना था कि जो सरकार की योजनाएं हैं, जो प्रदेश का, देश का जो अंतिम पायदान, जो उसका हकदार है, उन योजनाओं का लाभ उनको मिलना चाहिए। लेकिन पूर्ववर्ती सरकारों में ऐसा नहीं हुआ, उसमें लूट घसोट थी, माफिया और गुंडे और जो ठेकेदार और उस टाइप के लिए वो ले लेते थे, जिनको हक मिलना चाहिए नहीं मिल रहा था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई, तब से माननीय योगी आदित्यनाथ ने पूरी तरह से तो नहीं संतुष्ट हैं, लेकिन प्रयास ये किया गया कि जो लाभ है वो उनको मिले और उनको मिल रहा है। उसी के आधार पर 36 साल में दोबारा माननीय योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी है। तो इसलिए मैं आपसे फिर चैनल में कहना चाहता हूं कि 2027 में कोई विकल्प है नहीं, और सबको देश की जनता, प्रदेश की जनता देख चुकी है। वो अभी भारतीय जनता पार्टी को ही सरकार बनेगी। जिस प्रकार से देख रहे होंगे, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी टूट गई, उधर उद्धव ठाकरे के 4 सांसद एनडीए में शामिल होने के कगार पर हैं। उसी पर ओपी राजभर का बयान आता है कि समाजवादी पार्टी के कुछ विधायक गृह मंत्री से मिले हुए हैं और आने वाले समय में वो एनडीए का समर्थन करेंगे। देखिए, पहली बात तो आप कच्ची पक्की खबरें लाइए नहीं। जब विलय हो जाए किसी पार्टी का, तब आप बोलिए, चाहे वो ममता की हो, चाहे शरद पवार की हो, चाहे उद्धव ठाकरे की हो, चाहे ये अखिलेश यादव की पार्टी की आप बात कर रहे हैं। जो आपका सवाल है वो भी एक बार दोहराना चाहिए कि अखिलेश यादव के बारे में राजभर ने क्या कहा, फिर मैं अपनी बात को शुरू कर दूं। बताइए। ओपी राजभर ने कहा है कि उनके 2 सांसद गृह मंत्री से मिलने गए हैं और आने वाले समय में एनडीए को समर्थन देंगे। तो उनकी कौन सा सांसद है, कहाँ के सांसद हैं? ये एक है राम गोपाल यादव। नहीं, सापा के हैं ना। हाँ, सपा। तो ये क्या है, बीच में बिचौलिया है क्या? ये राजभर बिचौलिया है? अरे इसका अपना कोई वजूद है? ना कोई सांसद, ना कोई विधायक। ये क्या रिपोर्टर है या ये भविष्यवाणी करता? तांत्रिक है तो चद्दर बिछा के सड़क पे बैठ जाए, तांत्रिक गिरी करे, बाजार खोल ले, 5-5, 10-10 रुपए हर आदमी देगा
भविष्य बताओ, उल्टा सीधा बताओ, कुछ भी बताओ, वो तो तुम्हारे विश्वास पे चला आएगा। एक तिलक लगा लो और भगवा पहन लो और सड़क पे चद्दर डाल के बैठ जाओ और भविष्यवाणियां करो लोगों की। ये बताएगा कि कौन जा रहा है किस पार्टी में, कौन नहीं जा रहा है। ये राजभर जिसकी अपनी कोई हैसियत नहीं, कोई वजूद नहीं है, ये कितने बार अपने बड़बोलेपन से कितनी बार पुलिस के हत्थे चढ़ा है। इसके कई बार कार्यकर्ता मार खा चुके हैं इसके अपने ही आचरण से कि पीला पट्टा पहन के जाओ थाने में और अकड़ से बोलना। किसी पुलिस वाले की हिम्मत नहीं है कि तुमको हाथ भी डाल दे। वो बेचारे यही करने के चक्कर में कई राजभर के नेता युवा लड़के थानों में मार खाए पुलिस वालों से, पिटे हैं, ये बुरी तरीके से पिटे हैं। तो ऐसे राजभर जैसे चरित्र वाले का, जिसका कोई चरित्र नहीं, जिसका कोई ईमान नहीं, जिसकी कोई बात में दम नहीं, कोई विधायक नहीं, कोई सांसद नहीं, वो आके बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां कर रहा हो, तो ऐसे में क्या लगता है कि राजभर जैसे लोगों की कोई बात पे विश्वास करेगा? आपने बात कही है कि देश भर में चल रहा टूटन का कार्यक्रम, जब आ जाए भाजपा के पास, जब भाजपा के पास आ जाए तब जिक्र करिएगा। उससे पहले जिक्र करने का इसलिए नहीं बनता है क्योंकि बिना आधी अधूरी जानकारी न आप जनता तक लाइए, न ऐसे लोगों के सवाल लिया करें। जिस प्रकार से कयास लगा रहे हैं लोग, अपनी अपनी भावनाओं को रखते हैं आने वाले चुनाव को लेकर, उस पे मैंने चर्चा की। नहीं तो चर्चा आप करिए ना, कौन जा रहा है कौन आ रहा है ये राजभर को कैसे मालूम है? राजभर तो सापा की बुराई करते करते थकता नहीं है। इस प्रकार केंद्रीय गृह मंत्री से मिल रहे हैं, उसी से वो कयास लगा रहे हैं। वो उससे कोई मिलेगा राजभर से नहीं, अमित शाह से मिलने गए थे सपा के 2 सांसद। हाँ, 2 सांसद मिलने गए थे। ये बात तुमको बता रहा है राजभर, ये सूत्रों से पता चल रहा है, और सूत्र है वो 2 टके का राजभर। ये 2 बता रहा है कि अमित शाह से मिलने गए। सपना तो नहीं देखा था उसने राजभर ने रात में सोते वक्त। अरे ऐसे निर्लज इंसान को आप लोग इसका सवाल लेके आते हैं, मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि अखिलेश जी के बारे में या किसी भी पार्टी के बारे में कोई भी बिना जानकारी के इस तरीके की टिप्पणी करना वो बड़ी अशोभनीय होती है। और चूंकि मैं राजनीतिक भी हूँ, कांग्रेस का सिपाही भी हूँ, तो कई बार ये सवाल भी करता हूँ अपनी पार्टी से भी कि क्या सही है क्या गलत है। तो अखिलेश यादव जी के लिए भी मैं यही बोलता हूँ कि कहीं ना कहीं जब शब्दों का चयन ना कर पाए तो मत बोलिए जनता के बीच में। तो मैं ये भी कह देता हूँ, मगर आज चूंकि अब देख रहे हैं राजभर जैसा आदमी जिसकी कोई हैसियत नहीं है, वो अखिलेश यादव जी के और जिन लोगों के नाम वो ले रहा है मिले हैं, वो पार्टी से किस हद तक जुड़े हुए हैं यही नहीं मालूम राजभर को। और जो मुंह में आ रहा बन रहा, अब ये नहीं समझ में आ रहा कि इसको ये सब करने का कितना पैसा मिल जाता है, बीजेपी देती है या सपा देती है, या कौन देते हैं इसको ये पैसा कि इस तरीके की बयानबाजी करूं। तो ये भी एक प्रश्न चिन्ह है हमारी तरफ से, क्योंकि मैं अंदर तक जाता हूं, किसी भी चीज में अंदर तक जाता हूं, क्योंकि मैं ये समझता हूं कि जब चुनाव आते हैं तो इसी तरीके के जब बातें उठती हैं तो फिर बड़ा दिल को दुख पहुंचता है कि हम राजनीति को किस स्तर पर गिराते चले जा रहे हैं, राजनीति का स्तर कितना गिरता जा रहा है, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। कोई और समझ बात कर ले। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है 2027 विधानसभा, वैसे ही सब पार्टियां अपनी रणनीतियां तैयार कर रही हैं। और आज सपा ब्राह्मणों का सम्मेलन रखी थी और कहीं न कहीं ब्राह्मणों का वोट बैंक खींचने का हर पार्टी प्रयास कर रही है। ब्राह्मण पहले से ही गिरे हुए हैं। यदि इनका अस्तित्व रहा होता तो आज ब्राह्मणों की ये दशा न होती। ब्राह्मण हर में घूमा और लोग ब्राह्मणों का केवल सदुपयोग करना जाने और ब्राह्मणों को दुरुपयोग में ला करके खड़ा कर दिया। माननीय अखिलेश जी ने लोग जो है आपके ब्राह्मणों का जो सम्मेलन किया है, अब इस सम्मेलन के बाद तमाम लोग सम्मेलन करेंगे। हमारा जहाँ तक अंदाज है कि
ब्राह्मण जिसके साथ जागे, कम से कम वो जागता रहे, और देश का विकास अखिलेश जी के ही साथ संभव है और किसी के साथ। आने वाले चुनाव में ब्राह्मण किस तरफ जाएगा? ब्राह्मण, पहली चीज तो ब्रह्म को जानने वाला कोई ब्राह्मण अब है नहीं। जो ब्राह्मण हैं भी अपने को कहते हैं कि हम ब्राह्मण हैं, तो ये तो साफ है कि ये ब्राह्मण वाकई में कहीं ज़्यादा जाएंगे, कहीं कम जाएंगे। जहाँ 70% जाएंगे वो इसी के साथ जाएंगे, चाहे अखिलेश जी हो चाहे कोई हो, लेकिन अखिलेश जी नंबर 1 पर है। और आने वाले चुनाव में मुद्दा क्या रहेगा? विकास, रोजगार, सड़क, पानी, बिजली? ठीक कहा है आपने, कोई मुद्दा ही नहीं है। खत्म। ये इनका पूरा का पूरा मुद्दा भाइयों बहनों में चला गया। भाइयों बहनों का मतलब ये कि चाहे शिक्षा हो, चाहे रोजगार हो, चाहे और जिस प्रकार की भी व्यवस्था रही हो, ये सब भाइयों बहनों में चला गया। इनका कहना सीधे है, भाइयों बहनों, भाइयों बहनों, भाइयों बहनों, एक मौका और दे दो, 1 साल के 5 साल के बच्चों को भी नहीं बख्शूंगा और उनका भी जो अस्तित्व है वो खत्म कर दूंगा। मौजूदा सरकार की अपेक्षा पिछली सरकारों में क्या कार्य हुआ और मौजूदा सरकार में क्या कार्य हुआ? उस सरकार पे जाएंगे तो मेरा स्पष्ट कहना है, सरकारें बनती हैं, सरकारें बिगड़ती हैं, कुछ दुरुपयोग होता है, कुछ सदुपयोग भी होता है। तो मेरा एक स्पष्ट कहना है कि इस सरकार में आप लोग जो भी हैं, चाहे युवा हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे बड़े उम्र के लोग हों, मेरा तो स्पष्ट कहना है कि हर 5 साल के बाद सरकार बदलनी चाहिए। जो मुद्दे किए गए थे चुनाव से पहले, क्या वो मुद्दे जमीनी स्तर तक दिखे या नहीं? आप भी देख रहे हैं, कुछ है कहीं। एक बार इन्होंने कहा मोदी है तो मुमकिन है, मुमकिन तो कर दिया। शिक्षा, रोजगार, सारी व्यवस्थाएं खत्म कर दी, और फिर अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन इस ढंग से आ गए कि सब साफ हो गया, कुछ बचा नहीं, अच्छा ही अच्छा है। तो बेटा, बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी है, हर 7 पे उल्लू बैठे हैं, बर्बाद गुलिस्ता क्या है। धन्यवाद।